Hello students, this video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School Ujjain. Today we will start class 8 history chapter 1 second part. The advent and expansion of the British power in India. इस चैप्टर में हम अब तक यह पढ़ चुके हैं कि किस तरह यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी भारत में आई, उन्होंने अपने व्यापार को किस तरह फैलाया। साथ ही हमने फर्स्ट कर्नाटिक वार के बारे में भी पढ़ा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड कर्नाटिक वार यानी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध था वो 1748 से लेकर के 1744 के बीच हुआ, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद के बीच कर्नाटक की गद्दी को लेकर के था। फ्रेंच कंपनी ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को और कर्नाटक में चांद साहब को राजा बना दिया, जबकि ब्रिटिश कंपनी कर्नाटक में मोहम्मद अली को और हैदराबाद में नासिर जंग को समर्थन दे रही थी। इसके कारण युद्ध शुरू हो गया। नासिर जंग जो है युद्ध में हार गए और मारे गए। तब मुजफ्फर जंग ने युद्ध में सहायता देने के लिए जो फ्रेंच कंपनी थी उनको 50,000 पौंड एवं 10,000 ईयरली की एक जागीर दी। उधर जो है रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनके नेतृत्व में ब्रिटिश कंपनी ने अर्काट का घेरा डाल दिया। चांद साहब जो है वो युद्ध में मारे गए और इस तरह पूरे कर्नाटक पर ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार हो गया। कर्नाटक में अंग्रेज़ों के और हैदराबाद में फ्रांसीसी कंपनी का अधिकार हो गया। हैदराबाद की रक्षा के नाम पर फ्रांसीसी कंपनी ने एक सेना वहां रख दी और जिसका खर्चा हैदराबाद की राजा जो थे निजाम उनको ही देना था। इस प्रकार भारतीय राज्यों से सेना का खर्च लेकर उनकी सुरक्षा के नाम पर उनके ऊपर नियंत्रण रखने का उन्होंने एक नया तरीका खोज निकाला। नेक्स्ट है आपका द थर्ड कार्नेटिक वार। जो थर्ड कार्नेटिक वार है 1756 से लेकर के 1763 के बीच का समय जो है वो थर्ड कार्नेटिक वार कहलाता है। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ था उसे ही एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। जब यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में 7 ईयर्स के लिए युद्ध शुरू हुआ, तब भारत में भी युद्ध शुरू हो गया। तब 1760 में वांडीवास के युद्ध में जो है फ्रेंच लोग हार गए। तब युद्ध में जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको वो जीत गई और कर्नाटक पर तो उन्होंने अधिकार कर ही लिया था, पर हैदराबाद से भी उन्होंने फ्रेंच कंपनी को निकाल दिया। तब भारत में जो है फ्रेंच कंपनी के अधिकार वाला जितना भी क्षेत्र था वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार भारत में फ्रेंच कंपनी की राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा का अंत हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने का द्वार खोल लिया। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल में ब्रिटिश कंपनी की विजय। अलीवर्दी खां जो है वो 1740 में बंगाल के नवाब बने। वह योग्य एवं डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक के राजा थे। वह अंग्रेजों द्वारा की गई कलकत्ता की जो किलेबंदी थी उसको पसंद नहीं करते थे। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। तब सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम का जो पुत्र थे शौकतगंज, वो भी नवाब बनना चाहते थे और उसे दीवान राजपल्लव का सहयोग भी प्राप्त था। अलीवर्दी खां का जो बहनोई था और सेनापति मीर जाफ़र जो थे, ये दोनों भी नवाब बनने का सपना देखने लगे। ये सभी अंग्रेज़ों के संरक्षण में साजिश रच रहे थे। बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों द्वारा की जा रही कलकत्ता की किलेबंदी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और बंगाल में अंग्रेज़ों द्वारा भी कर नहीं दिया जा रहा था व्यापार के लिए, जिससे कि राजकीय खजाना जो था यानी कि रॉयल ट्रेजरी को भी बहुत नुकसान हो रहा था। तब अंग्रेज़ नवाब को उचित सम्मान एवं भेंट भी नहीं दे रहे थे। अंग्रेज़ों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से नाराज़ होकर के 4 जून 1756 को नवाब ने कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता की तरफ बढ़ा और गवर्नर ड्रेक व्यापारियों, महिलाओं एवं बच्चों के साथ कलकत्ता से भाग गया। 20 जून 1756 को कलकत्ता पर नवाब ने अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है आपका ट्रीटी ऑफ अलीनगर की संधि। कलकत्ता की हार का समाचार सुनकर के रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मद्रास से एक सेना लेकर के बंगाल पहुंचा। जनवरी 1757 में एक छोटी लड़ाई के बाद कलकत्ता पर क्लाइव का अधिकार हो गया। नवाब जो है युद्ध में पराजित हुए और अलीनगर की संधि द्वारा अंग्रेजों की समस्त मांगों को इन्होंने स्वीकार कर लिया।
प्लासी। प्लासी का युद्ध 1757 में शुरू हुआ। अलीनगर की एक संधि या ट्रीटी द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में अनेक सुविधाएं मिल गईं। वे पूरे बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने साजिशें रचना शुरू कर दिया। क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया और नवाब कुछ भी नहीं कर पाया, उनको रोक नहीं पाया। नवाब ने जो है क्लाइव के सेनापति मीर जाफ़र के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया, जिसके अनुसार सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाना था। षड्यंत्र की रचना के बाद युद्ध का बहाना खोजने लगे। नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाने लगे और आरोप लगाते ही क्लाइव सेना सहित मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़ा। फिर 23 जून 1757 को क्लाइव और नवाब की सेनाओं के बीच प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। नवाब के सेनापति मीर जाफ़र, रायदुल्लभ और यार लातिफ खां जो है उन्होंने युद्ध नहीं किया, बल्कि चुपचाप उसे देखते रहे। इसके कारण नवाब जो है हार गए और मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने उन्हें मार डाला। सैनिक दृष्टि से देखा जाए तो प्लासी के युद्ध का कोई महत्व नहीं था, मगर राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से इस युद्ध का महत्व है। बंगाल का नवाब मीर जाफ़र अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर के रह गया। बंगाल के राजनीतिक जीवन पर अंग्रेजों का ही अधिकार था और इस कारण से प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में लूट आरंभ हो गई। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में करमुक्त व्यापार का अधिकार मिला। कंपनी को कलकत्ता के समीप 24 परगना की जमींदारी भी मिली। कलकत्ता में कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया और इस प्रकार प्लासी के युद्ध ने कंपनी को बंगाल की सत्ता सौंप दी। बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का जो नवाब था मीर जाफ़र कंपनी के हाथों की कठपुतली बन गया। नवाब का जो खजाना है वह धीरे धीरे खाली होने लगा, लेकिन कंपनी की मांग में तो निरंतर वृद्धि होने लगी। कंपनी और उसके दलाल किसानों और जो उनके कारीगर थे को लूट रहे थे। कंपनी जो है कम से कम मूल्य पर अपना सामान बेचने के लिए मजबूर करती थी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहती थी। इससे पहले कि नवाब मीर जाफ़र कोई कठोर निर्णय लेता, कंपनी ने उसे गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। मीर कासिम जो था वो कंपनी पर अपने आप को जो डिपेंडेंसी थी या निर्भरता थी उसको कम करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी पावर को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया। उसने अंग्रेजों के वफादार अफसरों को भी नौकरी से हटा दिया और नया सैनिक संगठन बना लिया। उसने जितने भी व्यापारिक कर यानी कि कस्टम ड्यूटीज़ थी उन सभी को भी समाप्त कर दिया, जिससे कि कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण कि नवाब मीर कासिम और कंपनी के मध्य 1763 में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में जो है मीर कासिम पराजित हो गया या हार गया। फिर मीर कासिम जो है भागकर अवध चला गया। अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी अंग्रेजों से नाराज़ था। मुगल सम्राट शाह आलम भी दिल्ली से भागकर अवध में ही निवास कर रहे थे। इसलिए तीनों ने मिलकर बक्सर में जो है 23 अक्टूबर 1764 को कंपनी की सेनाओं के साथ युद्ध किया। मुगल सम्राट और दोनों नवाब युद्ध में पराजित हुए। 1765 में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने क्लाइव के साथ संधियां कर ली। ट्रीटी विद द नवाब ऑफ अवध इलाहाबाद ट्रीटी। अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि। अंग्रेजों ने जो है अगस्त 1765 में अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में संधि की। फर्स्ट थी अवध के नवाब से 50 लाख रुपीस कंपनसेशन यानी कि हर्जाने के रूप में लेकर के अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे, यानी कि 50 लाख रुपीस वह देगा तो उसे अवध का राज्य मिल जाएगा। फिर सेकंड था कड़ा और इलाहाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र भी अवध से पृथक करके मुगल बादशाह शाह आलम को देंगे। थर्ड था कि चुनार का दुर्ग जो है वो अंग्रेज खुद रखेंगे। और फोर्थ, अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए व्यापार की सुविधा मिलेगी। फिर विथ मुगल एम्परर शाह आलम के साथ कंपनी की संधि। अवध से कड़ा व इलाहाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्र लेकर के मुगल बादशाह को दे देंगे। अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपीस ईयरली भी देना स्वीकार कर लिया।
और इस सहायता के बदले मुग़ल बादशाह ने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। इस प्रकार मुग़ल बादशाह जो है अंग्रेज़ों के अधीन हो गया और अवध उसका मित्र बन गया। अवध से मित्रता हो जाने के कारण कंपनी को मराठों के आक्रमण का डर नहीं रहा और मीर जाफ़र को पुनः उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया।